नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। देश के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सबसे भारी रॉकेट ने OneWeb के 36 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। भारत की सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि पर्यावरण अनुकूल पथ पर है। स्थानीय स्तर पर विकसित कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी यानी कार टी सेल थेरेपी से 8 साल की बच्ची के ल्यूकीमिया का इलाज हुआ। आयकर अपीलीय प्राधिकरण आईटेट ने कहा, गूगल इंडिया द्वारा गूगल की आयरलैंड इकाई को किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देश के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इससे चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान होता है। सूर्य ग्रहण भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इसमें सूर्य की सतह पूरी तरह से छाया से ढक जाती है। ये ग्रहण पृथ्वी के एक छोटे से क्षेत्र में ही दिखाई देता है। दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। ये तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य का केवल एक हिस्सा ही ढका हुआ दिखाई देता है और ये इसे अर्धचंद्राकार आकार प्रदान करता है। तीसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। ये ग्रहण सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढकता है। इसमें चंद्रमा के चारों ओर एक वलय दिखाई देता है। और चौथा है मिश्रित सूर्य ग्रहण। आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह वक्रीय है, इसलिए चंद्रमा की छाया अलग अलग समय में पूरी पृथ्वी पर पड़ती है और इसलिए कभी वलयाकार ग्रहण और कभी पूर्ण ग्रहण घटित होता है। अगली खबर इसरो से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने OneWeb के 36 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। LVM-3M2 मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन था। NSIL अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ये भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष से संबंधित उच्च प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियों में शामिल होने के लिए सक्षम बना रहा है। इसके अलावा ये उभरते वैश्विक व्यावसायिक लघु उपग्रह प्रक्षेपण सेवा बाजार की मांग को भी पूरा कर रहा है। इन 36 उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ ही इसरो के बड़े मिशनों को संपादित करने की बढ़ती क्षमता भी प्रदर्शित हुई है। इसके अलावा इसरो LVM-3 रॉकेट के माध्यम से विश्व की कंपनियों के कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करके वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना सकता है। वर्तमान में वैश्विक व्यावसायिक अंतरिक्ष क्षेत्र बाजार में इसरो की केवल 2% की हिस्सेदारी है। LVM-3M2 प्रक्षेपण यान की बात करें तो इसे पहले भूतुल्यकाली प्रक्षेपण यान मार्क 3 या GSLV Mk3 कहा जाता था। ये 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इनमें क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, ठोस रॉकेट बूस्टर और कोर लिक्विड चरण शामिल है। इसकी वहन क्षमता पृथ्वी की निचली कक्षा के लिए 8 टन और भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा के लिए 4 टन तक है। ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के बाद वैश्विक व्यावसायिक बाजार के लिए इसरो का दूसरा रॉकेट है। ये चंद्रयान 2 सहित 4 मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। इस यान का उपयोग गगनयान, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के प्रक्षेपण के लिए भी किया जाएगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन है। ऊपर हमने OneWeb का जिक्र किया है तो OneWeb के बारे में जान लेते हैं। OneWeb भारत के भारतीय एंटरप्राइजेज और यूनाइटेड किंगडम सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में उच्च गति और कम लेटेंसी वाली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। OneWeb उपग्रह 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर LEO में कार्य करते हैं। एरियन 5 ये यूरोप का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। इसका लिफ्ट ऑफ भार 780 टन है। इसकी पेलोड क्षमता लियो में 20 टन और GTO में 10 टन है। वहीं दूसरा है लॉन्ग मार्च जो कि चीन का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। इसका लिफ्ट ऑफ भार 850 टन है। इसकी पेलोड क्षमता GTO में 14 टन है। तीसरा है फाल्कन हैवी जो कि स्पेस एक्स का है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। ये व्यावसायिक उपयोगों के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। इसका लिफ्ट ऑफ भार है 1420 टन। पेलोड क्षमता लोअर अर्थ ऑर्बिट में 64 टन और
और GTO में 27 टन है। वहीं चौथा है स्पेस लॉन्च व्हीकल। ये नासा का नया प्रक्षेपण यान है। ये गहन अंतरिक्ष अन्वेषण पर लक्षित है। इसका लिफ्ट ऑफ भार है 3000। इसकी पेलोड क्षमता GTO में 27 टन है। अगली खबर अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि पर्यावरण अनुकूल पथ पर है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इस अध्ययन के मुताबिक पारंपरिक GDP की तुलना में हरित GDP तेजी से वृद्धि कर रही है। इसके पीछे मुख्य कारण भारत द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं। इसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी, संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी शामिल है। आपको बता दें कि 2000 के दशक में पारंपरिक GDP वृद्धि 6.34% और 2010 के दशक में ये 6.71% थी। वहीं इसके उलट अगर हरित GDP वृद्धि दर की बात की जाए तो ये 2000 के दशक में 6.27% और 2010 के दशक में 6.61% थी। हालांकि 20वीं शताब्दी के पिछले 3 दशकों में रुझान इसके विपरीत था। इसका मतलब है कि उस अवधि में समृद्धि पर्यावरण को अधिक हानि पहुंचा रही थी। हरित GDP राष्ट्रीय आय की गणना में इन तत्वों को शामिल करती है। इनमें शामिल है पर्यावरणीय क्षरण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और संसाधनों तथा पर्यावरण की बचत। इसमें GDP में से कार्बन उत्सर्जन लागत, अपशिष्ट सृजन की अवसर लागत और प्राकृतिक संसाधनों की कमी की समायोजित बचत को घटाना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार वर्ष 1993 में हरित GDP का विचार प्रस्तुत किया था। हरित GDP के मापन के कई लाभ हैं। ये किसी देश की समृद्धि संबंधी आकांक्षाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल देता है। ये समृद्धि को समग्र दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है और ऐसा इसलिए क्योंकि GDP की पारंपरिक गणना में पर्यावरण क्षति की लागत की उपेक्षा की जाती है। सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माण में मदद की जाती है। इसके अलावा और भी कई फैक्ट्स हैं, जैसे कि पर्यावरणीय कुजनेट वक्र यानी EKC, एनवायरमेंट कुजनेट कर्व। इसका तर्क है कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण स्तर और प्रति व्यक्ति आय के बीच एक सकारात्मक संबंध दिखाई देता है। हरित GDP को मापने के लिए भारत के प्रयासों की बात करें तो सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्राकृतिक पूंजी लेखांकन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन के तहत पर्यावरणीय लेखांकन का संकलन शुरू किया है। एनकेव्स परियोजना वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ ने शुरू की थी। इसे पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के लिए ज्ञान और लेखांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हरित लेखांकन परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित राष्ट्रीय आय लेखाओं के लिए एक ढांचा तैयार करना है। उत्तराखंड अपने 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा राज्य के सकल पर्यावरण उत्पाद को निर्धारित करेगी। यहाँ एनकेव्स का मतलब है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। अगली खबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। ये पेपर 3 का हिस्सा है। स्थानीय स्तर पर विकसित कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर T यानी CAR-T सेल थेरेपी से एक 8 वर्ष की बच्ची के ल्यूकीमिया का इलाज किया गया। ये CAR-T थेरेपी IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने स्वदेशी रूप से विकसित की है। इस अनुसंधान को राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत वित्त पोषित किया गया है। NBM जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की एक पहल है। इस स्वदेशी तकनीक से उपचार में आने वाला खर्च अमेरिका में होने वाले खर्च से 10 गुना कम होगा। CAR-T उपचार T कोशिका नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने के लिए प्रयोगशाला में संपादित करने का एक तरीका है। एडिटेड T कोशिका कैंसर कोशिकाओं को खोजकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। T कोशिका एक तरह की श्वेत रक्त कोशिका है जो बाहरी रोग जनकों पर हमला करती हैं। T कोशिकाओं को रोगी के रक्त से लिया जाता है और फिर उन्हें मानव निर्मित रिसेप्टर बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक जीन जोड़कर बदल दिया जाता है। मानव निर्मित रिसेप्टर्स को ही कार्स कहा जाता है, यानी कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर। कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं जो टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद एक विशेष प्रोटीन को पहचानने और उनसे आबद्ध होने में सहायता करते हैं। CAR-T कोशिकाओं का फिर रोगी के शरीर में वापस प्रवेश करा दिया जाता है। CAR-T थेरेपी के कई लाभ भी हैं। आपको बता दें कि मौजूदा उपचार प्रणालियां रोगियों के जीवन को कुछ वर्षों या महीनों तक बढ़ा देती हैं। CAR-T तकनीक कैंसर के कुछ प्रकारों का इलाज करने में भी सक्षम है। कीमोथेरेपी के विपरीत CAR-T किसी एक रोगी के शरीर में केवल एक बार प्रवेश कराया जाता है। इससे कैंसर के उपचार में कम समय लगता है
और रोगी ज्यादा तेजी से ठीक होता है। आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने कहा है कि गूगल इंडिया द्वारा गूगल की आयरलैंड इकाई को किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है। वर्ष 2013 में आयकर विभाग ने गूगल को एक नोटिस जारी किया था। इसमें गूगल इंडिया द्वारा गूगल आयरलैंड को किए गए भुगतान को रॉयल्टी भुगतान के रूप में दर्शाने का प्रस्ताव रखा गया था। रॉयल्टी वो भुगतान है जो किसी परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उसके स्वामी को चुकाया जाता है। रॉयल्टी से अर्जित आय भारत में कर के अधीन है। आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने अब अपने निर्णय में कहा है कि गूगल द्वारा आयरलैंड की अपनी इकाई को किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है, इसलिए ये विद होल्डिंग टैक्स के अधीन नहीं है, यानी कि इस संबंध में भारत में कर वसूलने का मामला नहीं बनता है। विद होल्डिंग टैक्स को रिटेंशन टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। विद होल्डिंग टैक्स एक ऐसी राशि है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की कमाई से सीधे कटौती की जाती है और व्यक्ति की कर देनदारी के हिस्से के रूप में सरकार को भुगतान की जाती है। इस तरह किराया, कमीशन या पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान करते समय कर को रोक कर रखने का दायित्व करदाता का है। आयकर अधिनियम की धारा 195 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी अनिवासी व्यक्तिगत खाते में भुगतान करता है तो उसमें से कर का भुगतान करना उस व्यक्ति का दायित्व होगा। ऐसे भुगतानों पर लागू कर की दर दोहरे कराधान से बचाव समझौते द्वारा निर्धारित की जाती है। DTAA भारत और किसी अन्य देश के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है। इसके तहत करदाता स्रोत देश के साथ साथ उनके निवास वाले देश से भी अर्जित अपनी आय पर दोहरे करों का भुगतान करने से बच जाते हैं। भारत का 80 से ज्यादा देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव का समझौता है। इसमें लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी आदि जैसे भुगतानों पर विद होल्डिंग टैक्स भी शामिल है। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। मिशन प्रमुखों का सम्मेलन। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन का आयोजन किया है। ये सम्मेलन दुनिया भर के राजदूतों और उच्चायुक्तों सहित भारतीय मिशनों के 100 से ज्यादा प्रमुखों को एक मंच पर लाता है। इस सम्मेलन में समकालीन भू राजनीतिक और भू आर्थिक पर्यावरण, कनेक्टिविटी और भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया था। इसके अलावा राज्यों को वैश्विक पटल पर लाने के लिए राजदूतों और उच्चायुक्तों को अपने मूल और भारत के प्रमुख मिशनों जैसे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एक जिला एक उत्पाद आदि के प्रति संवेदनशील होने का आह्वान किया गया था। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में दिशा बैठक की अध्यक्षता की है। दिशा समितियों का गठन ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों में किया है। संबंधित संसद सदस्य इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। इन समितियों की 3 महीनों में एक बार बैठक होती है। इन बैठकों के माध्यम से जिलों के कुशल और समयबद्ध विकास की निगरानी की जाती है। ये निगरानी कई जांच के द्वारा की जाती है, जैसे कि केंद्रीय योजनाओं का उचित कार्यान्वयन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय। बैठक बुलाने और प्रभावी एवं समय पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला कलेक्टर पर होता है। अगली खबर है वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा। ऑस्ट्रेलिया वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा में शामिल हो गया है। ग्लोबल मीथेन प्लेज को वर्ष 2021 में COP26 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना है। इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ करते हैं। वर्तमान में इसमें 100 से ज्यादा देश भागीदार हैं। ये सभी देश सामूहिक रूप से वैश्विक मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के 45% के लिए जिम्मेदार हैं। सदस्य देश वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तरों से नीचे कम से कम 30% तक कम करने के लिए सामूहिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। भारत GMP का हिस्सा नहीं है। भारत ने व्यापार, देश के विशाल कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका पर इसके प्रभाव से जुड़ी चिंताओं के कारण इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगला है बासमती की नई किस्में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बासमती चावल की नई किस्में विकसित की हैं। ये नई किस्में धान के 2 सामान्य रोगों, एक तो जीवाणु जनित है और एक कवक संबंधी है, और शाकनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोधी है। इसके अलावा ये 45% तक जल संरक्षित कर सकती हैं, क्योंकि धान की फसल की वृद्धि के लिए चावल की प्रत्यक्ष बीज रोपण यानी DSR विधि का उपयोग किया जाता है। बासमती किस्म का विदेशों में बड़ा बाजार है। यह हर वर्ष लगभग 30,000 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा लाती है। ये अपनी माउथफिल, सुगंध और पकने पर दाने की लंबाई और स्वाद के लिए जानी जाती है।
ऐसे राज्य जिन्हें बासमती के लिए भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त है वो है जम्मू और कश्मीर के कुछ चुनिंदा जिले, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगली खबर है चंदन के बारे में। चंदन स्पाइक रोग, जो मुख्य रूप से वन क्षेत्रों तक ही सीमित था, अब व्यावसायिक क्षेत्रों में भी फैलना शुरू हो गया है। SSD फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका अभी तक कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि चंदन एक सदाबहार वृक्ष है। ये ज्यादातर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। चंदन तटीय शुष्क वनों से लेकर 700 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये आमतौर पर रेतीली या पथरीली लाल मिट्टी में उगता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। इसकी वार्षिक वर्षा 500 से 3000 मिलीमीटर है। गामा किरण विस्फोट या प्रस्फुटन। खगोलविदों ने अब तक की सबसे चमकीली प्रकाश की चमक का अवलोकन किया है। ये चमक पृथ्वी से 2.4 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर घटित एक परिघटना से उत्पन्न हुई है। ये घटना गामा किरण विस्फोट या प्रस्फुटन है। इसे GRB 2210009A नाम दिया गया है। इस तरह से GRB तब होता है जब एक विशाल तारे का सुपरनोवा में विस्फोट होता है। इससे अधिकांश मामलों में एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। GRB बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड में देखे गए सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं। वे संक्षिप्त लेकिन तीव्र गामा विकिरण की चमक हैं। इन विस्फोटों से उतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जितनी सूर्य अपने पूरे 10 बिलियन वर्ष के अस्तित्व के दौरान उत्सर्जित करेगा। नमका-चू का युद्ध। नमका-चू का युद्ध भारत और चीन के बीच लड़ा गया था। वर्ष 1962 का भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर से शुरू हुआ था। इस दिन चीनी सेना ने नमका-चू नदी के तट पर भारतीय चौकियों पर हमला किया था। ये नदी अरुणाचल प्रदेश में थगला रिज के दक्षिण में प्रवाहित होती है। भारत ने विवादित क्षेत्रों में चीनी विस्तार को रोकने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी के हिस्से के रूप में नमका-चू में अपनी चौकियां स्थापित की थीं। भारतीय सैनिक संख्या बल में कम थे और उनके पास हथियार और रसद की भी बहुत कमी थी। फिर भी वे चीनी सैनिकों के साथ वीरता पूर्वक लड़ते रहे थे। हालांकि आप सभी जानते हैं कि 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। काशी तमिल संगमम। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की। ये कार्यक्रम वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान के बंधन और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों की दोबारा खोज करेगा। इसका उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच गहरे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसके आयोजन के लिए एक ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करेंगे। अगला है आयुर्वेद दिवस। वर्ष 2016 से धन्वंतरी जयंती या धनतेरस का आयोजन आयुर्वेद दिवस के रूप में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद पद्धतियों का प्रचार करना और स्वस्थ जीवन शैली में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर बल देना है। आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल की एक पारंपरिक प्रणाली है। ये रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करती है। ये प्रणाली चेतना, मन, शरीर विज्ञान, व्यवहार और पर्यावरण के जैविक तंत्र पर आधारित है। इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय हर दिन हर घर आयुर्वेद है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद के लाभों को लोगों और जमीनी समुदायों तक पहुँचाना है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। उत्तराखंड का हेमकुंड साहिब। प्रधानमंत्री ने गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली एक रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी है। हेमकुंड साहिब 4329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गुरुद्वारा है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी के निकट स्थित है। हेमकुंड साहिब नामक गुरुद्वारे से सटी ग्लेशियल झील हेमकुंड के नाम पर रखा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है बर्फ की झील। ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह को समर्पित है। इसका उल्लेख दशम ग्रंथ में किया गया है, जिसका श्रेय गुरु गोबिंद सिंह को जाता है। और अगला स्थान है केन्या। केन्या में भारतीय राजदूत ने 2 भारतीय नागरिकों के लापता होने के संबंध में केन्या के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। केन्या एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। ये ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है। केन्या की सीमाएं इथियोपिया, दक्षिण सूडान, युगांडा, तंजानिया और सोमालिया के साथ लगती हैं। हिंद महासागर केन्या के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका उच्चतम बिंदु माउंट केन्या है। ये तंजानिया के माउंट किलिमंजारो के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी मुख्य नदियां हैं सफेद नील और टाना। इसकी झीलें हैं तुर्काना झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थलीय झील है,
और सबसे बड़ी क्षारीय झील है, जबकि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो कि केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।